अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमन अली पारादी। और आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट हमारा अभी चल रहा है। इसमें अभी तकरीबन कुछ 6 से 7 टॉपिक अभी रहते हैं। उसके बाद हम जो है इस्लामियात की तरफ चलेंगे और जो पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें 50+ जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर कैपिटल्स और करेंसीज है हमारे पास इस बुक में मेंशन है, तो उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और जो है कंट्रीज़ के कैपिटल वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है वो है 196। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन 1970। ये 1970 का जो जनरल इलेक्शन था पहला पाकिस्तान में हुआ था। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। 197। द 1993 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था या आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 वाला है, तो वो एक्चुअल उसकी डेट क्या थी 14 अगस्त 1973। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर चीज़ें थी वो क्या क्या थी। ये बेसिकली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसमें कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों को जो है अपर हाउस और लोअर हाउस के हिसाब से बनाया गया, जो कि उनके हाथ में लेजिस्लेशन दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकेंगे और आगे जो है उसको लेके चलेंगे। तो पावर जितना भी था वो आ गया हमारे पास, पार्लियामेंट्री पावर हो गया, और जो पीएम था उसके पास पावर्स आ गए। उसके बाद अगला हमारे पास जो है 198 जनरल ज़ियाउल हक इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान इन 1977। ये जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने मार्शल लॉ जो इम्पोज किया पाकिस्तान पर, वो एक्चुअली ये तकरीबन मेरे ख्याल से चौथा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ पड़ा जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने इम्पोज किया। ये किया था अब तक जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब बांग्लादेश टूट गया था हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई और वो जो है उसको लेके चले। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद जो है वो 1977 से लेकर 1988 तक उनके जो है ये मार्शल लॉ चली, जिसमें वही जो है एडमिनिस्ट्रेटर रहे और उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बन गए। और इसमें जो है जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो उसका जो उनकी डेथ हो गई थी 1987 में, जो कि एक प्लेन क्रैश के हिसाब से वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और वो जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास है 199। द लाहौर डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन 1999। ये भी मैंने आपको बताया था कि लाहौर डिक्लेरेशन बेसिकली वो इंडिपेंडेंस से पहले वाली नहीं, ये इंडिपेंडेंस के बाद वाली है 1999 में, जब नवाज शरीफ और वहाँ से जो है इंडियन जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन लोगों ने ट्रेन शुरू की थी दोस्ती नाम से, कि उसके हिसाब से जो है पीस कायम हो सके पाकिस्तान और इंडिया में। और बेसिकली इसका पर्पस जो था वो सिंपल पीस कायम करना था, इसलिए क्योंकि चंद ही महीनों पहले दोनों ही स्टेट जो है न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी, तो उस हिसाब से दोनों ने जो ये डिसाइड किया गवर्नमेंट्स ने कि इसको थोड़ा सा जो टेम्परेचर हाई हो गया दोनों स्टेट्स के बीच में उनको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए चीज़ों को। तो उस हिसाब से ये ट्रेन शुरू की गई और पीस के लिए हाथ बढ़ाया गया दोनों ही कंट्रीज़ के तरफ से। तो ये वो लाहौर डिक्लेरेशन थी। उसके बाद अगला हमारे पास है 200। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 1988। ये भी मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस करवा दिया, बता दिया पूरा, तो इसको भी स्किप करते हैं। अगला 201 स्टेटमेंट। नवाज शरीफ वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर इन 1990। नवाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी और उस वक्त नवाज शरीफ की IJI थी, इस्लामिक जिहाद, IJI उसकी जो कोई एक अलायंस बनी हुई थी पार्टियों की, तो उसको लीड कर रहे थे नवाज शरीफ। तो उसने हराया था पीपल्स पार्टी को, उसको जो लीड कर रही थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी। वो 1990 में जो इलेक्शन नवाज शरीफ ने जीता पहली दफ़ा, और ये नवाज शरीफ की हुकूमत ये 3 साल चली 1993 तक। उसके बाद अगला हमारे पास है 202। परवेज़ मुशर्रफ टुक पावर थ्रू अ मिलिट्री कू इन 1999। ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे वो जो श्रीलंका से परवेज़ मुशर्रफ वापस फ्लाइट में आ रहे थे और इधर नवाज शरीफ ने जो है आर्मी चीफ चेंज करने की कोशिश की, तो वहीं से जो है आर्मी ने पूरे मुल्क पर कंट्रोल संभाल लिया और
जो है उसको नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से भी हटा दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अगला हमारे पास है 203 द 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन 2010। 18th अमेंडमेंट ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हिसाब से। आज जो हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या ज़्यादातर जो भी सिस्टम है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आ गई इस 18th अमेंडमेंट के बाद, वो बहुत ही तारीफ के लायक है, क्योंकि उससे पहले जो सारी पावर्स होती थी वो प्रेसिडेंट के पास होती थी। ये प्रेसिडेंट किसी भी वक्त जो है वो असेंबली को तहलील कर सकता था, ख़त्म कर सकता था, और जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको ख़त्म कर सकता था। तो इस हिसाब से जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट्स थी, उनको 2-2 3-3 साल भी चलने नहीं दिया जाता था। आर्मी के जो उस वक्त जो डिक्टेटर थे, जैसे परवेज मुशर्रफ थे, वो बन गए थे, वो प्रेसिडेंट को उनको चेंज करते रहते थे, जिसको जब चाहते वो रखते और उसको चेंज करते थे। तो इसको 2010 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इसको चेंज किया। इसमें अमेंडमेंट लाई 18th अमेंडमेंट, जिसके हिसाब से जितने भी पावर्स थे जो प्रेसिडेंट के पास थे, वो सारे जो है वापस नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर को जो दे दिए गए, जिसका कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हक होता है। उसके बाद जो इसमें वो आर्टिकल था, आर्टिकल 58(2)B, ये आर्टिकल है जिसके जो डिफाइन करता है कि भाई जो पावर्स सारे वो वापस जो है प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएंगे, और कोई भी जो है असेंबली से प्रेसिडेंट टैली नहीं करेगा। ये पहला ऐसा वाक़या था कि कोई प्रेसिडेंट अपनी पावर्स खुद ही छोड़ रहा था, खुद ही पावर में था, लेकिन वो खुद ही छोड़ सरेंडर कर रहा था टुवर्ड्स जो है प्राइम मिनिस्टर। ये भी एक बहुत बड़ी जो है सियासी कामयाबी मानी जाती है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। उसके बाद अगला हमारे पास 204 द 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 2015। ये 2015 में एक और अमेंडमेंट पास की गई, जिसको हम 21st अमेंडमेंट कहते हैं। वैसे तो अभी तक अमेंडमेंट्स आ रही है, आजकल रिसेंट जो अभी हुई है 26th हुई है, तो इसे बहुत ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स पास होती रहती है। तो ये जो थी ये बेसिकली मिलिट्री के हिसाब से थी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएंगी, क्योंकि उस वक्त 2014 में अटैक्स हुए थे, APS अटैक आप जानते हैं, पेशावर में जो अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक। तो उसको काउंटर करने के लिए आर्मी ने जो डिमांड की थी कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चेंज लाना चाहते हैं कि 2 साल के लिए हम अपनी कोर्ट्स जो कि आर्मी कोर्ट्स होंगी वो हम चलाएंगे, जहाँ पर टेररिज्म के जो है ट्रायल्स चलेंगे। जितने भी लोग एंटी स्टेट चीज़ों में मुलविस हैं, उन सारों को जो है कटघरे में लाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये था जो है हमारा 204। अगली जो स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 205। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1967। ये पीपल्स पार्टी जो कि आप जानते हैं कि सिंध की जो है 30 सालों से गवर्निंग पार्टी है जो चला रही है सिंध को। तो वो कब बनी थी? 1967 में बनी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था इसको। ये लाहौर में उसको बनाया गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। क्यों बनाया था इसका रीज़न बेसिकली ये था कि पहले तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे जनरल अयूब खान के जो गवर्नमेंट में। उसके बाद उनमें जो है इख्तलाफात आ गए, और उसकी वजह ये थी कि जो ताशकंद एग्रीमेंट हुई थी 1965 वॉर के बाद, तो उसमें जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जो है खुश नहीं थे जो है अयूब खान के उस डिसीजन से कि ताशकंद एग्रीमेंट किया जाए। वो ऐसा समझ रहे थे कि एक किस्म का सरेंडर है पाकिस्तान का जो है इंडिया के सामने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। तो इस हिसाब से उनकी सोच थी। तो उसके बाद जो है उनमें इख्तलाफात बढ़ गए। और उसके बाद जो इस सारे टेन्योर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगे। तो उसी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी कि डेट 30 नवंबर 1969 को 30 नवंबर 1969 को जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पार्टी बनाई। और इसके जो स्लोगन जो थे वो बेसिकली ये थे, रोटी कपड़ा और मकान। और इसके 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बोला कि हम इस्लाम को भी लेके चलेंगे, और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो जो है लिबरल होगी, और हमारा जो
सिस्टम होगा वो इस्लामिक होगा। तो ये बहुत सारी दूसरी चीज़ें उन्होंने ये बोली और काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि उनका जो बोलने का अंदाज़ था वो ज़बरदस्त था, नॉलेजेबल बंदे थे, तो उस हिसाब से। और अगला जो हमारे पास है वो है 206। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML वाज फाउंडेड इन 1900 के जो हमारे पास मुस्लिम लीग बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, जहाँ पर इसको थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा गया है। इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली शुरुआत से इसका नाम है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, जो कि 1909 में बनाई गई थी। और इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1906 ढाका में बनाई गई थी, जिसमें जो इसके लीडर थे वो थे सलीमुल्लाह खान, उसके बाद आगा खान, और जो है खान थ्री एंड दूसरे और भी जो इसके लीडर काफ़ी सारे थे। अगला हमारे पास जो है 207। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी वाज फाउंडेड बाय इमरान खान इन 1996। ये जो PTI है तो उसको इमरान खान ने बनाया, तो वो कब बनाया, उसकी जो डेट है वो 25 अप्रैल 1969 को इमरान खान ने बनाया। इमरान खान आप जानते हैं कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, और उसके अलावा जो है वो क्रिकेटर भी रह चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी सारी ऐसी जो है हॉस्पिटल्स बनाई हैं और दूसरे चैरिटी के काम किए हैं। तो उन्होंने ये पार्टी बनाई, इसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो है पीपल्स पार्टी और जो नवाज शरीफ की जो नून लीग थी उनके अपोजिशन में कोई एक नई पार्टी बनाई जाए जो कि उनके मौक़िफ़ से अलग हो और इंसाफ प्रोवाइड कर सके और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सके और पाकिस्तान में एक जस्टिस पैदा हो सके। उनका बेसिकली स्लोगन था जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी। ये सारे जो है चीज़ें लेकर इमरान खान ने ये पार्टी बनाई थी। और आप जानते हैं कि इमरान खान ने 1992 में वर्ल्ड कप भी जीता था, उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम। तो वही सारी चीज़ें देखकर उन्होंने ये सोचा कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी बनाते हैं और आगे चल के जो है पॉलिटिक्स में मुकम्मल तौर पर कदम रखते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है 208। पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है कि पाकिस्तान जो है कोई कांग्रेस, पाकिस्तान कांग्रेस कोई पार्टी थी ही नहीं। बेसिकली आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो ब्रिटिश इंडिया में, तो वो थी 1885 में बनाई गई थी, जो कि जो उस वक्त के इंग्लिश जो उनके ऊपर रूल था उनको काउंटर करने के लिए और उनको जो है उनसे अपने हुकूक लेने के लिए और उनसे रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ने उन्होंने जो बनाई थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम पहले तो साथ ही थे, उसके बाद आगे चल के उनमें इख्लाफात आ गए और जो है मुसलमानों ने अलग मुस्लिम लीग बना लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना लिया। उसके बाद अगला हमारे पास है 209। पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री कू टुक प्लेस इन 1958 अंडर अयूब खान। ये जो पहला पाकिस्तान का जो मिलिट्री कू है वो अयूब खान के अंडर 1958 में हुआ। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। 1958 में बेसिकली जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और जो उस वक्त का 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया था। और जो है उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के अयूब खान, उसको आर्मी के उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उसको बनाया। तो वही सारी चीज़ें देखते हुए जो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है अयूब खान ने मिलिट्री कू कर लिया, यानी कि कब्ज़ा कर लिया गवर्नमेंट पर और जो है सिकंदर मिर्ज़ा को एग्जाइल कर दिया अयूब खान ने। तो इसमें थोड़ा सा आप हो सकते कंफ्यूज के सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था कि अयूब खान ने। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ जो इम्पोज किया था और जो अयूब खान ने थे वो मिलिट्री कू किया था। वो बेसिकली बोलते हैं कि गवर्नमेंट पर कब्जा करना और जो उस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट हो उसको जो है बाय फोर्स हटा देना। तो ये सारा कुछ जो है अयूब खान ने किया। तो मिलिट्री कू जो पहला हुआ था वो 1958 में अयूब खान ने किया था। उसके बाद अगली हमारे पास स्टेटमेंट है 210। द शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1972। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुई और क्यों हुई, कि क्या क्या उसमें हुआ, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अगला है 211। जनरल याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1969 टू 1971। ये अब एक और मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याह्या खान ने जो है
1969 से लेकर 1979 तक जो है रूल किया एज ए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बेसिकली सक्सेस किया था जो अयूब खान को। अयूब खान ने जो है उसकी गवर्नमेंट पूरी हुई 1969 में, और उसी साल जो है उसको आगे कंटिन्यू किया याया खान ने। और वो जो है आपको पता है कि वो जो है बहुत बड़े वो भी आर्मी के रह चुके हैं कमांडर। उसके बाद इसी जो ये टेन्योर है 1969 टू 71, इसी में आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस हुए पहले, और उनकी जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही जो मुकाबले कबूल नहीं थे। तो उस हिसाब से वो सारा सिनेरियो ख़राब हुआ और पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा, जिससे कि 71 की वॉर लगी और बांग्लादेश हमसे सेपरेशन में आया। तो ये बेसिकली जनरल याया खान के जो है टेन्योर में हुआ। उसके बाद अगला हमारे पास है 211, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1960। इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन की गई, ये बेसिकली ये मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर से थोड़ा इसको कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वक्त इसकी बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो ये 1960 में हुई। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो दुनिया की इदारा है, एक बैंक है जो कि पूरी दुनिया को लोन देता है, और ऐसे ममालिक जो पीछे हैं, तरक्की नहीं कर पाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सकें और डेवलपमेंट्स ला सकें। तो उसने मीडिएट किया पाकिस्तान और जो है इंडिया के बीच में। ये जो दरिया का पानी था, 6 दरिया थे वो इंडिया से पाकिस्तान आते थे, तो उनको जो है मीडिएट करके वो ट्रीटी साइन करवाई। ये जो 1960s की ये इंडस वाटर ट्रीटी है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये था, इसमें जो किया गया वो 6 दरिया थे तो उनको 3 में डिवाइड किया गया कि 3 दरिया जो हैं उसकी पूरी जो है इस्तेमाल करने के जो है राइट्स सारे वो इंडिया के पास होंगे। उनकी मर्ज़ी है वो उन पर डैम बनाए या कुछ भी करे, तो वो उस सारी अथॉरिटी इंडिया के पास है। और बचे हुए 3 जो थे वो उसके जो है पाकिस्तान को राइट्स दिए गए कि भाई इसके ऊपर जो है इंडिया इसका जो पानी है उसको ज़बरदस्ती किसी और तरफ मोड़ेगा नहीं, या पानी बंद भी नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि सारा पानी बंद कर दे। तो वो सारा उसमें एक किसी ट्रीटी साइन की गई और दोनों ने उस पर दोनों ही जो है कंट्रीज इसमें मुतफिक हुए और ये ट्रीटी हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो है ट्रीटी जो चली है अब तक, वाटर ट्रीटी वो मानी जाती है, क्योंकि ये 1960 से लेकर आज तक अभी तक ये जो है कायम है। इसके बीच में आप जानते हैं कितनी 65 की वॉर, 71 की वॉर, 1999 की वॉर, उसके बाद जो है काफ़ी सारे दूसरे छोटे बड़े इंसिडेंट हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन ये ट्रीटी आज भी कायम है। तो इसको जो है बहुत बड़ी जो है पॉलिटिकल जो बहुत अचीवमेंट बताई जाती है दोनों कंट्रीज़ की, और प्लस में वर्ल्ड बैंक। उसके बाद इसमें हमारे पास अगला जो है वो है 213, पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन कश्मीर अकर्ड इन 1947। ये जो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कश्मीर में मिलिट्री जो है इंटरवेंशन की वो 1947 में की। बेसिकली उस वक्त पाकिस्तान की कोई ऐसे कि लेकिन मिलिट्री ने नहीं किया था, लेकिन ये मिलिशियाज थे या ऐसे ग्रुप्स थे, जिहादी ग्रुप्स थे जो कि KPK के इलाकों से जो कि गए और उन्होंने इंटरवीन किया, अटैक किया जो कश्मीर, ताकि उसमें जो राजा हरी सिंह थे वो नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान में कश्मीर को शामिल किया जाए, और वो इंडिया की तरफ थे। लेकिन जो उस वक्त उसकी पॉपुलेशन थी वो सारी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो वो पाकिस्तान में आना चाहते थे। तो उनको वहाँ से जो है आज़ाद कराने के लिए और पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जो ये सारे जो कबीले के लोग थे वो सारे वहाँ पर जंग करने के लिए गए। और उसके बाद ये 1945 तक 48 तक चली, जिसमें फिर इंडिया ने भी रिटेलिएट किया। इंडियन आर्मी जो है वहाँ पर आई और उसमें जितने भी पाकिस्तान ने इलाका कब्जा किया था उसको फिर रोक लिया गया। उसके बाद ही जो है हमारे पास कश्मीर डिवाइड हो गया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया, कुछ इंडिया के पास रह गया। ये बेसिकली पहला जो पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग भी मानी जाती है। उसके बाद हमारे पास है 214, द ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज साइंड इन 1893। ये ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट ये भी हम प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यहाँ पर उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था और उस तरफ अफगानिस्तान था। तो ये आप परीक्षण कर लीजिएगा, ये ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आएगा, उसमें ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान में ये एग्रीमेंट हुई थी 1893। उसके बाद अगली हमारे पास है 215, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 13 सितंबर 1947। ये भी मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था। उसके बाद 216, द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान इन 1980।
ये भी मैंने आपको बताया था कि ज़कात और ऑर्डिनेंस जो है उशर का ऑर्डिनेंस ये कैसे पास हुआ, किसने पास कराया, किसके दौर में हुआ, ये भी हम कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारे पास है 217, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो इस्टेब्लिश हुआ 1973 में। ये बेसिकली जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उस वक्त 1973 का, उसी वक्त इसको बनाया गया था। तो इसका पर्पज़ ये था कि जो प्रोविंसेस थे उनको जो है डील किया जा सके, उनके लिए एक ऐसी कमेटी बनाई जा सके, ऐसा काउंसिल बनाया जा सके जो कि उनको उनके इंटरनल इश्यूज़ को सुने और उन पे जो है उन पे काम करे, उनके वो इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व करे, ताकि वो जो है खुसूसन वो उस वक्त मसला पड़ रहा था कि जो नेचुरल रिसोर्स थे वो जो प्रोविंसेस में थे अलग अलग, तो वो कोई कितना हिस्सा डिमांड कर रहा था, कोई कितना, कोई क्या कह रहा था, कोई मुकम्मल ऑटोनॉमी मांग रहा था। तो उस हिसाब से ये बनाई गई CCI ताकि उसको एड्रेस किया जा सके, जिसमें जितने मिनरल्स हैं, जो भी कुछ है, वो सारे इशू रिजोल्व करके उसमें फेडरेशन और प्रोविंस के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसको क्लियर किया जा सके, जो कि स्टेट का होता है पर्पस। उसके बाद अगली हमारे पास है 218, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। ये नेब जो है वो 1993 में बनाई गई। तो ये इसकी डेट थी 16 नवंबर 1999। ये बेसिकली उस वक्त दौर था जनाब परवेज़ मुशर्रफ का। तो इसको इसके जो फाउंडर हैं वो भी परवेज़ मुशर्रफ हैं। ये करप्शन के अगेंस्ट है, जितने भी जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं उनको जो करप्शन करते हैं तो इंक्वायरी की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ये नेब बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट जो है इदारा बनाया गया, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेटमेंट 219, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। अब 1999 में ये भी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बनाया गया। तो ये भी एक तरह का एक सिस्टम था कि जो कि इकोनॉमिकल सिस्टम था या बैंकों का सिस्टम था, प्राइवेट बैंकों का सिस्टम था। तो उनकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इकोनॉमिक सिस्टम के में जो है बढ़ाने के लिए ये बनाया गया कमीशन। तो जितनी भी बैंकें थी उस वक्त या जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था फाइनेंशियल, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि उसमें जो है कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी ऐसा मामला ना हो, जितने भी मसाले उनको हल किया जाए वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चल सके, और दूसरा एफिशिएंट बनाया जा सके, यानी कि उसको और डेवलप किया जाए जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको। तो इस पर्पज़ के लिए ये बनाई गई थी 1999। उसके बाद हम एक और जो टॉपिक इसमें ऐड हुआ है उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें पहला जो हमारे पास है स्टेटमेंट 220, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। ये पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है वो 1948 में बनाई गई, जिसको कायदे-ए-आज़म ने इनॉग्रेट किया। तो ये सारा तो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद 221, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX was established in 1947 as the Karachi Stock Exchange KSE। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और उसके अलावा कि ये कैसे जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज से 1947 से आगे फिर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। उसके बाद अगला हमारे पास है 222, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट्स इंक्लूड्स टेक्सटाइल, राइस एंड स्पोर्ट्स गुड्स। कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टेक्सटाइल है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान का 50 से 60% है एक्सपोर्ट का वो टेक्सटाइल है। उसके बाद जो है राइस भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जो कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर है राइस का। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स, ये स्पोर्ट्स के हवाले भी आपने सुना होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल होता है वो भी पाकिस्तान में सियालकोट में बनता है। और उसके अलावा जो बैट्स और जितने भी स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो अच्छी क्वालिटी के वो सियालकोट में ही बनते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 223, पाकिस्तान प्राइमरी इंपोर्ट्स इंक्लूड पेट्रोलियम, मशीनरी एंड केमिकल्स। ये जो प्राइमरी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो कौन सी है। तो वो है पेट्रोलियम, मशीनरी एंड केमिकल्स। ये पाकिस्तान केमिकल्स भी इंपोर्ट करता है और मशीनरी, पेट्रोलियम तो आप जानते हैं कि हर कंट्रीज़ की ज़रूरत होती है, तो जिसके पास नहीं होता खुद का वो दूसरों से इंपोर्ट करती है।
तो पाकिस्तान के पास बेसिकली ये चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, और रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज भी पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान ये इंपोर्ट करता है सऊदी अरबिया से, यूएसए से और दूसरे जो है मुल्कों से। आजकल तो रशिया से भी कर रहा है। उसके बाद मशीनरी जितनी भी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, स्टील मिल्स हैं, या जितनी भी हमारे मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी आईटी सेक्टर है, या सारा कुछ, तो वो उसमें जितनी भी मशीनरी आती है वो हम फॉरेन से मंगवाते हैं, या हमारे मेडिकल शोबे में या जितने भी सारे फील्ड्स हैं, तो उनमें जितने भी कुछ मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी हम इंपोर्ट ही करते हैं। उसके बाद केमिकल्स हैं वो भी हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिक 3 चीज़ें बताई गई कि पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट करता है प्राइमरली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ये हमने सारे स्टेटमेंट कवर किए हैं, और इसको सारा स्टडी करें और अपनी स्टडी जो है प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करें, और ज़्यादा फास्ट तरीके से करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है उस वक्त जो है बेनिफिट देगी। टेस्ट के टाइम पे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप उस वक्त ज़्यादातर अच्छे तरीके से टाइम भी मैनेज कर पाएंगे और चीज़ों को कवर अप भी कर पाएंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में।